बच्चों, आज का टॉपिक भीमराव अंबेडकर के ऊपर है और ये यूपीएससी के मेंस में किस प्रकार इस पर क्वेश्चन लिखे जाएंगे। जैसे मान लो 2018 में यूपीएससी मेंस में ये क्वेश्चन आया कि अंबेडकर का भारत के प्रति सोच परिलक्षित करें। अंबेडकर का भारत के प्रति सोच परिलक्षित करने के लिए सबसे पहले अंबेडकर के काम को दो भागों में बांटा जाएगा। एक संघर्ष के पीरियड से लेकर कानून मंत्री बनने तक का और एक कानून मंत्री बनने के बाद किए गए काम का, क्योंकि भीमराव अंबेडकर को समझना आम जनता के बस की बात नहीं है। भीमराव अंबेडकर अपने आप में एक सोच है। बाबा साहब ऐसे सोच हैं जिस प्रकार, ऐसा मान लीजिए कि महात्मा बुद्ध का जैसा सोच था, महावीर का जैसा सोच था, मोहम्मद साहब का जैसा सोच था, ऐसे मतलब कि समझ लीजिए इस प्रकार के सोच था महात्मा बाबा साहब का। बाबा साहब को लगभग अभी तक जितने भी हम लोग, ये समझ लीजिए स्कूल हो, कॉलेजेज हो, यूनिवर्सिटी से लेकर समाज तक से हम लोग आज तक हम क्या सीखे कि भीमराव अंबेडकर बतौर संविधान निर्माता दलितों के अधिकार के लिए भारतीय समाज से लड़ते हुए बताया गया है, जबकि मामला कुछ और है। बाबा साहब के किसी जातीय के सीमा के अंतर्गत बांधना और सिर्फ दलितों के मसीहा के रूप में मानना और इस प्रकार से जानना, एक कहीं ना कहीं उनके मेधा, पर्सनालिटी और विचार को ठेस पहुंचा रहा है। कानून मंत्री बनने के पहले देश को कैसे बचाते हैं भीमराव अंबेडकर, इसके बारे में पहले समझने का प्रयास करते हैं और सारे एस्पेक्ट लिखते हैं। कानून मंत्री बनने के पहले देश को बचाया। कानून मंत्री बनने के पहले देश को बचाया, देश को टूटने से बचाया, टूटने से बचाया। कानून मंत्री बनते ही 370 फेस किया, 370 आर्टिकल फेस किया जो जम्मू कश्मीर का है। कानून मंत्री बनते ही 370 जैसे आर्टिकल को फेस कर, देशद्रोही आर्टिकल को फेस करना। 370 जैसे देशद्रोही आर्टिकल, ऐसे ठीक नहीं लग रहा है लिख देते हैं, द्रोही। कानून मंत्री बनते हैं 370 जैसे देशद्रोही आर्टिकल को नकार देना, देशद्रोही आर्टिकल को नकार देना। लगभग तीसरा में पाकिस्तान का मसला सामने आना, पाकिस्तान के मामले पर लेख लिखना, पाकिस्तान के मामले पर लेख लिखना। आरक्षण के खिलाफ जाना, आरक्षण के खिलाफ जाना। देश में सशक्त कानून तथा सशक्त केंद्रीय सरकार का समर्थन करना, देश में सशक्त कानून तथा सशक्त केंद्रीय सरकार का समर्थन, सशक्त केंद्रीय सरकार का समर्थन। इसके बाद हिंदू कैसे एक हो, इसका तरीका, हिंदू कैसे एक हो, एक समान हो, हिंदू कैसे एक समान हो, उसका तरीका
खिलाफत आंदोलन का विरोध, आंदोलन का विरोध, विरोध लखनऊ पैक्ट, ये 1919 में था। लखनऊ पैक्ट का पूरी तरीके से विरोध, पैक्ट 16 का विरोध, नौ में हिंदू कोड बिल, ये रहा आपका अंबेडकर को समझने का थोड़ा प्रासंगिक एस्पेक्ट या पॉइंट कह लीजिए। पहले इंट्रोडक्शन लिखिएगा, और इंट्रोडक्शन जो लेक्चर दिया हूं, इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर दिया हूं, वो लेक्चर बहुत ही अच्छा है, सुटेबल है, और एक फेडरेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे उसकी बीच की जो मोटाई है क्वेश्चन की, ये वाले से कंप्लीट होगा। एक एस्पेक्ट डालकर पूरी तरह से लिखना, एक पॉइंट डालकर पूरी तरह से लिखना, और दूसरा और नीचे कंक्लूजन को लिख देना। कंक्लूजन भी बताएंगे कैसे कंक्लूजन लिखा जाएगा। ये पूरी तरह से इससे पता चल जाएगा कि लगभग अंबेडकर का सोच भारत के प्रति कैसा था, और अंबेडकर एक कैसा सोच है। अंबेडकर सोच सेम टू सेम, ये समझ लीजिए कि इतना बड़ा दूरदर्शी सोच है, तो अपने आप समझ में आ जाएगा इसमें कि कितना बड़ा वो दूरदर्शी थे, और कैसे समाज को लेकर चलने का तरीका बताना चाहते थे। आइए देखते हैं, उन्होंने कानून मंत्री बनने के पहले देश को कैसे टूटने से बचाया। मोहम्मद अली जिन्ना और हैदराबाद के निजाम, जब अंग्रेजों का पूरी तरह से तरीका जब पता चल गया कि अंग्रेज भारत को 3 तरीके में तोड़ना चाहते हैं और 3 क्षेत्रफल बनाना चाहते हैं। एक मुसलमानों के लिए क्षेत्रफल हो, भौगोलिक क्षेत्रफल, एक स्वर्ण हिंदुओं के लिए भौगोलिक क्षेत्रफल हो, एक दलित हिंदुओं के लिए भौगोलिक क्षेत्रफल हो। परंतु ये सारे क्षेत्रफल के खिलाफ थे अम्बेडकर जी, अपने आप पता चलेगा। अम्बेडकर को तुरंत हैदराबाद के निजाम और मोहम्मद अली जिन्ना इस बात, अंग्रेजों की इस योजना को समझ के तुरंत बुलाए। अम्बेडकर जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लेकर उन लोगों के पास गए। वो राजेंद्र प्रसाद बहुत ही पुराने दोस्त थे उनके, और राजेंद्र प्रसाद भी ये नहीं जानने दिए कि हम कानून मंत्री, हम संविधान निर्मात्री सभा के कैप्टन हैं। उसके पहले की सारी बात है। अब क्या हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना और हैदराबाद के निजाम इनको 7 करोड़ रुपया देने की पेशकश की, और कहा कि जब आपका राष्ट्र नेशन अलग हो जाए तो आप अपने भौगोलिक सीमा को हमारे भौगोलिक सीमा के अंतर्गत अटैच कर दीजिएगा। इसके लिए हम आपको 700 करोड़ रुपया देने के लिए पेशकश की है। 700 करोड़, सोच लीजिए उस समय। ये 7 करोड़ की बात नहीं है, 700 करोड़ की बात है। हमसे 7 करोड़ निकल गया, लेकिन 700 करोड़ की बात थी। अब देखिए क्या था मैटर। भीमराव अंबेडकर बोले कि अगर हम आपके देश में मिलेंगे तो हमें मुसलमान ही बनना पड़ेगा। तो हाँ, मुसलमान ही बनना पड़ेगा देश में मिलने के लिए, क्योंकि आप दलित हिंदू होकर मिल सकते हैं, परंतु ये जो हम लोगों का जो शरीयत एक संविधान है, वो आपको केवल मौखिक रियायत देगी। क्योंकि हमारे संविधान में, शरीयत में, आप दूसरा पेन नहीं चला सकते। आप अपना पेन नहीं चला, आप अपने रियायत का उस संविधान में लिख नहीं सकते, इजाजत ही नहीं। और इसके लिए मौखिक रियायत जो मन करे सो ले लीजिए, लेकिन संविधान में मॉडिफाई नहीं हो सकता। भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों बात को समझे और वहां से लंगोटी लेके भागे। कहा समझ लीजिए, अपने ऑफिस में।
और ऑफिस में आने के बाद दोनों विचार किए। भीमराव अंबेडकर बोले कि हमारा जो परेशानी है राजेंद्र जी आप समझ सकते हैं, परंतु ये कांग्रेस के जो बड़े नुमाइंदे हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद बोले कि आपकी सारी परेशानी को मैं समझ रहा हूं और जो कुछ भी बोलेंगे वो मैं करने का प्रयत्न करूंगा। तब तक भाग्य से सोचिए 3 दिन के बाद पहले सच्चिदानंद सिन्हा थे, उसके अस्थायी अध्यक्ष, और अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, संविधान सभा का कैप्टन बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। अब क्या जैसे ही अध्यक्ष बने एक काबिल कानून मंत्री की जरूरत थी, और एक काबिल कानून मंत्री ये अंबेडकर से अच्छा कोई हो नहीं सकता था। अंबेडकर को इन्होंने अंबेडकर को बुलाया और कानून मंत्री लगभग बना दिए जवाहरलाल नेहरू से बोलकर। जवाहरलाल नेहरू इसके पक्ष में नहीं थे कानून मंत्री इनको बनाने के लिए, परंतु ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भी बहुत बड़े नुमाइंदे थे जो इनको समझा बुझाकर कानून मंत्री बना दिया गया। कानून मंत्री बनते ही ये बोले कि संविधान का जो फ्रेमिंग होगा वो मैं ही करूंगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोले कि ये तो मेरे मुंह की बात आप छीन ली। अरे कानून है, आपका संविधान लिखने के लिए ही आपकी नियुक्ति हुई है, ये समझ लीजिए। क्योंकि संविधान लिखना सब किसी की बस की बात नहीं है। और आप ही सारा देश दुनिया के संविधान को पढ़े हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट रहा है, तो आप लिख सकते हैं। इन्होंने समाज को एक करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा फंडामेंटल राइट इजाद किया। ऐसे फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिया गया, परंतु उनके फंडामेंटल राइट बहुत छोटा है। और भारत के फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत 12 से लेकर 35 तक है। नियर अबाउट 23 से 24 अनुच्छेद हैं जो 7 फंडामेंटल राइट में विभाजित किए गए। अब तो बात की बात है, वो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, वो अलग बात है, अभी तो 6 ही है। परंतु ये जो भारत का जो ये फंडामेंटल राइट है ना, मौलिक अधिकार है ना, ये समाज के प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक तबके को एक बराबर लाकर खड़ा कर देती है, और यहीं पर सारे तबके का झगड़ा समाप्त हो जाता है। तो इसमें झगड़ा करने की कोई जरूरत ही नहीं है, जब फंडामेंटल राइट इतना अधिकार हम लोगों को दे दिया है कि अब इधर उधर कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार उन्होंने कानून मंत्री बनने से पहले देश को टूटने से बचाया। अब देखिए कानून मंत्री बनते हैं, तुरंत शेख अब्दुल्ला दिल्ली में आ जाते हैं और इनके पास जाते हैं कि आप कानून मंत्री हैं और हमारा क्या है मैटर कि हमें आपसे सुरक्षा चाहिए। मतलब वो अपना सब कुछ इनको समझाते हैं और कहते हैं कि आप इस बात को मान लीजिए। शेख अब्दुल्ला का जो मैटर 370 में जो मैटर था वही इनको समझाने का प्रयास किया अम्बेडकर जी को, और अम्बेडकर जी बोले कि आप चाहते हैं कि भारत आपकी जम्मू कश्मीर की सीमा की रक्षा करे, तो वो बोले जी। आप चाहते हैं फूड सप्लाई करे, तो जी। आप चाहते हैं सड़क निर्माण जम्मू कश्मीर में करे भारतीय सरकार, तो जी। आप चाहते हैं जम्मू कश्मीर के प्रत्येक पब्लिक को भारत के पब्लिक के बराबर समान अधिकार हो, तो जी। आप चाहते हैं कि ये सारे रियायत देने के बाद भी भारतीय सरकार को वहां पे कम रियायत हो, मतलब आपका एक अलग फ्लैग हो, अलग संविधान हो, तो ये नकारा काम हम नहीं संभाल सकते, नकारा काम को हम इजाजत नहीं दे सकते। जन्म मतलब हम मर जाएं तभी समझ लीजिएगा ऐसा होगा, परंतु हम जीवन पर्यंत इस पर सहमति नहीं दे सकते। बात तो चल गई और तुरंत लंगोटी लेके भागा शेख अब्दुल्ला, भागा जवाहरलाल नेहरू के पास। जवाहरलाल नेहरू के पास गया तो जवाहरलाल नेहरू बोले कि भैया ये तुम गलत आदमी के पास चले गए, तुम्हें जाना चाहिए गोपाला स्वामी आयंगर के पास। गोपाला स्वामी आयंगर उस समय रेल मंत्री, बतौर रेल मंत्री और संविधान सभा के सदस्य, और संविधान सभा मतलब संविधान निर्मात्री सभा के अहम सदस्य और राज्यसभा के सदस्य भी थे। शेख अब्दुल्ला की बात सब समझे आयंगर बोले कि हमारे बस की बात नहीं है, ये मतलब कि अम्बेडकर को समझाना ही पड़ेगा। अम्बेडकर को समझाने के लिए पटेल जी के पास ये दोनों आदमी गए, शेख अब्दुल्ला आयंगर दोनों पटेल के पास। पटेल जी
इस बात को अंबेडकर जी के पास ले गए, अंबेडकर इस बात को समझे नहीं, पूरी तरह से इस बात को नहीं समझे। अब मतलब समझे क्या, वो जब कमेंट ही कर दिए, तो एक बार कमेंट कर दिया तो समझ समझ रहे हैं ना, सलमान खान वाला कमेंट। हाँ, तो ये सारी बात थी। अंबेडकर जी इससे साइड हो गए। पटेल बोले कि आप ऐसा कीजिए कि संसद में हम 370 अनुच्छेद को तब तक बहस करने के लिए हम इजाजत दे देते हैं, तब तक विदेश से जवाहरलाल नेहरू चले जाए। जवाहरलाल नेहरू वन साइडेड नहीं कहते हैं, वन साइडेड मतलब ऑन साइडेड होकर, ऑन साइड मतलब समझ रहे हैं, वन साइडेड प्यार हमारे कहने का मतलब है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब वन साइडेड होकर अपने अहम पर लेकर जवाहरलाल नेहरू 370 पास करवा दिए, बताइए। और 3 दिन बहस चला, और 3 दिन बहस में कभी भी अंबेडकर उसमें आए ही नहीं, इस बहस में हिस्सा ही नहीं। तो बताइए अंबेडकर का सोच भारत के प्रति कैसा था। आइए, ये क्लियर। दूसरा, पाकिस्तान के मामले पर लेख लिखना। उसमें पाकिस्तान के अंतर्गत दलितों पर भयंकर अत्याचार होने लगे, दलित हिंदुओं पर भयंकर अत्याचार होने लगे। अब क्या अत्याचार था कि वहां जबरन दलित हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था। उसी में जोगिंदर नाथ मंडल थे उस समय, कहां पे पाकिस्तान में क्या दशा रही होगी वो ही जानते हैं, किस तरह लंगोटी लेके भागे, भगवान जानते हैं, इज्जत किसी तरह बचा कर भागे, और सब जग जाहिर है क्या क्या हुआ था उनके साथ। तो इन्होंने लेख लिखा कि ओ पाकिस्तान के दलित हिंदुओं, अरे मुसलमानों पर इसलिए भरोसा मत करो कि उन्हें स्वर्ण हिंदुओं से झगड़ा है। अरे किसी तरह वहां से किसी तरह भारत भागाओ और अपने धर्म को बचाओ, और मुस्लिम धर्म स्वीकार मत करो। ये इन्होंने देखिए क्या सोच था उनका, देख रहे हैं। इस तरह आरक्षण के खिलाफ, ये आरक्षण के भयंकर खिलाफ थे। ये नहीं चाहते थे कि हमें आरक्षण मिले, हमें भीख मिले, नहीं चाहते थे अम्बेडकर, भीख के रूप में हमें आरक्षण मिले हम नहीं चाहते हैं। ये महात्मा गांधी से बोले थे पूना पैक्ट के समय। ये बोले कि अगर हिंदुओं को बचाना है तो 2 काम करने होंगे, 2 तरीका है हिंदुओं को बचाने का। कौन कौन तरीका? तो हिंदुओं को बचाने का 2 तरीका क्या है कि एक तरीका आप ये मान के चलिए कि जितने भी हिंदू हैं सिख संप्रदाय की तरह अपने नाम के पीछे सिंह लगा दें, या कोई भी टाइटल रख लें, मतलब एक ही हो, जैसे अनिल कुमार सिंह, विजय कुमार सिंह एक्सेट्रा, मतलब नाम ही एक ही सिंह हो, या अनिल कुमार हिंदू, विजय कुमार हिंदू, कमलेश कुमार हिंदू, सुमित कुमार हिंदू, सचिन कुमार हिंदू, या सिंह 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 सिंह, मतलब समझ में आ रही है बात। और दूसरी बात कि प्रत्येक तबका, हिंदुओं का प्रत्येक तबका अपने अलग तबके में या प्रत्येक तबके में शादी विवाह करे, तब जाकर हिंदुओं की चहुमुखी बहुमुखी विकास और समृद्धि होगी, इन्होंने बोला। कैसा तरीका है? अब समझ में आ गया कि दूरदर्शिता क्या है, जो आज भी प्रासंगिक है। अगर ये हो जाए तो ये समझ लीजिए जाति काटी जो जितना है ना, सब समाप्त हो जाएगी। ये सती प्रथा की तरह ये जाति जो है ना हिंदुओं को, ये समझ लीजिए दीमक की तरह खा रही है, और दीमक की तरह खाते खाते मार डालेगी। भैया इसको समाप्त करवा दो। ये आजकल इस कानून पर लोग बाहर निकल जाते हैं, उस कानून पर बाहर निकल जाते हैं, आंदोलन करने लगते हैं। अरे भैया इस पे तो आंदोलन कर भाई, सब कोई मिलकर। ये जाति को तो हटा भाई, ये बहुत दीमक है, जीवन भर खाएगा, और सदियों तो खा ही रहा है, 5000 साल से तक पीटी रहे हो। अब तो सही हो जा भाई, इसको हटा दे भाई। मतलब कि ये आरक्षण के काफी खिलाफ थे, परंतु महात्मा गांधी बोले कि नहीं, 10 साल आरक्षण मिल जाए दलितों को तो वो स्वर्णों के सापेक्ष खड़ा हो सकता है, स्वर्णों के सापेक्ष रह सकता है। चलिए खैर वो बात अलग हुई। मतलब ये आरक्षण किसी तरह 10 साल के लिए संविधान में रख दिया गया, और 10 साल के संविधान में रखने के बाद ये जितने भी ढोकलू हमारे नेता लोग हैं, इनको पता ही नहीं है ये खाई बनती जा रही है। अरे इसको पाटने का एक उपाय है, आर्थिक के आधार पर सबको न्याय देना, आर्थिक के आधार पर सबको आरक्षण देना, इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है। तो खैर ये बात उस समय का रहा होगा। आरक्षण के वो आरक्षण के खिलाफ थे। देखिए उनका सोच क्या था। अब देखिए
देश में सशक्त कानून तथा सशक्त केंद्रीय सरकार। अंबेडकर का मानना था कि अंबेडकर अपने किताब में लिखते हैं कि अंबेडकर का मानना है कि मेरा मानना है कि पाकिस्तान का सरकार नहीं चाहता कि हिंदुस्तान में एक सशक्त कानून तथा सशक्त केंद्रीय सरकार हो, क्योंकि कि भारत में ऐसा हो जाएगा तो भारत में भी मुस्लिम कुछ संप्रदाय रहते हैं, बहुत अच्छे भी हैं, बहुत बुरे भी हैं, तो वो नहीं चाहता कि सशक्त सरकार हो और उसका सशक्त कानून हो, क्योंकि उनकी कुछ अलग कानून है जो शरीयत का हिसाब से है, उनकी कानून इसके कानून के आड़े आ जाती है। जैसे मान लीजिए मुस्लिम कानून में यह है कि शरीयत में यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी का गला काट देता है, अगर कोई व्यक्ति किसी के गला काट देता है तो वो उसके मतलब कि जिसका गला कटा है उसके गार्जियन को पैसा देकर छूट सकता है, या 4 शादी कर सकता है, 5 शादी कर सकता है, जो भी है। ऐसे ऐसे जो नियम है वो समझ लीजिए कि सशक्त केंद्रीय सरकार और सशक्त कानून के आड़े आ सकता है, और उन लोगों की जो भी योजना है, जो भी है, विकास नहीं हो सकता मुसलमानों की। ऐसा मानना था अंबेडकर का, मेरा नहीं मानना, मेरा अलग मैटर है। वो सब मतलब उस समय इनका सोच था। हिंदू कैसे एक समान हो उसका तरीका, तो ये जो 2 तरीका महात्मा गांधी को बताए थे, हिंदू कैसे एक समान हो, ये तरीका बड़ा ही सूटेबल बैठता है। कितने कितने अंबेडकर, कितना महान अंबेडकर, महान बाबा साहब, महान व्यक्ति, किस प्रकार की दूरदर्शिता को समझते थे और वो चाहते थे कि समाज कैसे एक हो। उन्होंने हिंदुओं को एक करने के लिए, एक समान करने के लिए अथक परिश्रम किया। अंबेडकर एक सोच है बेटा, अंबेडकर सोच को आम जनता नहीं समझ सकती। हिंदू कैसे एक समान हो उसका तरीका बताए, खिलाफत आंदोलन के खिलाफ थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में तुर्की के खलीफा को उसके पद से हटा दिया गया, और तुर्की के खलीफा के साथ क्या रवैया, मतलब क्या हाल किया गया, वो जग जाहिर है कि अंग्रेजों ने क्या किया था तुर्की के खलीफा के साथ। तुर्की के सुल्तान को फिर अपने पद पर बैठाने के लिए भारत में दे दबादब आंदोलन चल रहे थे, और महात्मा गांधी इसका अवसर खोज रहे थे। इलाहाबाद में महात्मा गांधी को बुलाया गया और खिलाफत आंदोलन का पूरी बागडोर संभालने के लिए बोल दिया गया। खिलाफत आंदोलन का बागडोर संभाल देने के लिए बोला गया। खूब दबादब महात्मा गांधी यानी कांग्रेस पूरी तरह से खिलाफत आंदोलन के पक्ष में थी, परंतु अंबेडकर ये बोले कि इस तरह किसी एक पक्ष के द्वारा इतना समर्थन देना एक कहीं हजम नहीं हो रही है। इनका कमेंट था, जो भी कमेंट है आप समझिए कि क्या सोच था। मतलब अब समझ में आ जाएगा कि अंबेडकर राष्ट्रभक्त थे या एक न्यूट्रल विचार था। अंबेडकर का एक समझ लीजिए कि उनका जो सोच था ना, यूनिक सोच था कि राष्ट्र कैसे एक होगा, नेशन कैसे बनेगा। देखिए इसके विरोध थे, लखनऊ पैक्ट के भी विरोध थे। लखनऊ पैक्ट के विरोध कैसे हुए, बाबा साहब कि 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ। इसमें मुसलमानों और सिखों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई, अलग निर्वाचन क्षेत्र देने की व्यवस्था की गई, माने मान लिया गया। और यही भारत के टुकड़े टुकड़े होने का सबसे बड़ा यही एक बीज था, जो अंबेडकर उस समय बोल दिए थे कि अगर यह बीज कांग्रेस बो दिया और बो भी दिया तो ये समझ लीजिए कि भारत आने वाले लगभग 10-15 वर्ष में भारत टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो भारत ऐसे ही टुकड़े हो गया, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, बाद और बीच में हिंदुस्तान, ये टूटा। इसके भी वो पक्षधर नहीं थे। हिंदू कोड बिल क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। हिंदू कोड बिल जो है, ये अंबेडकर जी, ये समझ लीजिए अंबेडकर जी महिलाओं के हितैषी थे। कैसे? अंबेडकर जी चाहते थे कि एक पुरुष अगर एक पत्नी उसके पास है तो दोबारा शादी ना करे। अंबेडकर जी चाहते थे, मतलब
इस पर प्रतिबंध एक हिंदू कोड में है, उस पर प्रतिबंध। दूसरा कि महिलाओं को भी तलाक देने का अवसर। तीसरा, पिता के संपत्ति में महिलाओं को समान अधिकार। ये तीनों इस प्रकार थे उस समय के समाज में, आज से लगभग 70 साल पहले के समाज में। ये लगभग जो संविधान सभा में ऐसे बहुत लोग जो थे वो कई शादियां कर चुके थे, कई शादियां किए थे। तो जो आदमी 10, 4, 2, 1, 3, 5 औरतों को लेकर घूमता हो और उससे ऐश किया हो, वो नहीं चाहेगा कि इस प्रकार का समाज में इस प्रकार का अधिकार आए और औरत सबके बराबर हो जाए, ये नहीं चाहता। और पूरी तरह से अंबेडकर को अलग थलग करते हुए इस बिल की हत्या कर दी गई और इस बिल को नहीं लाया गया। यह बिल पास ही नहीं हो पाया और इस बिल की हत्या हुई। इसके स्टेटमेंट में, इसके कमेंट में एक स्टेटमेंट दी अंबेडकर की, आज हमारी सोच और हिंदू कोड बिल की हत्या की गई और इस तरह हत्या की गई कि हमारे सम्मान को भी आंच आया। अब हमें नहीं लगता है कि इस पद के लिए हम काबिल हैं। इस मतलब कि कानून मंत्री बनने के लिए हम काबिल हैं, कानून मंत्री बन के उस पर रहने के लिए काबिल है, मतलब उस और इसको त्याग पत्र दे दिया। नेहरू जी अंबेडकर के त्याग पत्र को अपने हाथ में लेकर एक्सेप्ट किए। सोच लीजिए अंबेडकर भारत के प्रति कैसा सोच था। अंबेडकर एक ऐसा धर्म नियम है ना, अगर इसको लागू कर दिया जाए ना और इसको समझ लिया जाए ना, तो सारा संसार की चहुमुखी प्रतिभा संपन्न बहुमुखी विकास होगी। तो ये रहा बेटा, इस तरह क्वेश्चन को अगर आप लोग लिखते हैं तो इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, मस्त क्वेश्चन बनेगा और कंक्लूजन आप लोग ये अपने स्टाइल से इसको लिख सकते हैं, मजा आ जाएगा। मतलब अब ये समझ में आ गया कि अंबेडकर जी कैसे थे। लेकिन एक चीज हम और भी बताते हैं लास्ट में कि अंबेडकर को एक तबके से न जोड़ के हम लोग देखें और न ही किसी एक जाति से जोड़कर देखें मसीहा के रूप में। अंबेडकर एक भारत रत्न है और अंबेडकर को भारत रत्न इसलिए दिया गया है कि वो भारत के युग पुरुष है, भारत का एक आइकन है। और कोई भी नवयुवक आइकन के प्रति काफी अट्रैक्टिव होता है, इसलिए हमारे हिसाब से अंबेडकर एक महान सोच है और अंबेडकर की सोच को प्रासंगिक बनाने के लिए अपने जीवन में इसको ढालने का प्रयास करें। थैंक यू।